हिंदी के विकास में राजस्थान का क्या योगदान है वर्तमान समय में? हिंदी के विकास में राजस्थानी भाषा के कई राइटर उभर करके सामने आ रहे हैं और अपना लेखन कार्य कर रहे हैं। और भी राजस्थानी भाषा का इस भाषा की समृद्धि को लेकर तो कोई विशेष रूप से कुछ ऐसा बन नहीं पाया है जिसको बता पाए। मेरी जानकारी में नहीं है सर। जी। बाकी इसको जानकारी। राजस्थानी जो लेखक है, राजस्थानी लेखकों का नाम बता सकते हो आप जो वर्तमान में लिख रहे हैं? एक तो सर हमारे पास के ही ओम नागर है जिनको ज्ञानपीठ पे नवलेखन पुरस्कार मिला है। जी। राजस्थानी भाषा के और नए नवोदित कलाकार हैं, नवोदित हैं। बाकी हरीश भादानी, नंद किशोर आचार्य, ये वर्तमान में हिंदी में लेखन कार्य कर रहे हैं, राजस्थान के मूलतः रहने वाले हैं। राजस्थानी का पूछ रहा हूँ सर मैं तो। कि शुद्ध रूप से राजस्थानी भाषा की बात करें तो पुराने लेखकों के नाम याद है मुझे, नयों के नाम याद नहीं आ पा रहे हैं सर। अभी एक पुरस्कार जरूर मिला अभी कोई दिक्कत। राजस्थानी भाषा के लिए, एक कृति पर, वो भी ठीक ठीक याद नहीं आ पा रहा है। बाकी ये देखना है मुझे कोई राजस्थानी दिक्कत। कोई भाषा। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप राजस्थानी संस्कृति से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। वो तो सही नहीं आ रहा, इधर बैठ जाता हूँ। सर इस महीने में कौन कौन से मेले भरे जा रहे हैं राजस्थान में, बतानी है आपको? जो अभी मेले चल रहे भादो हैं ना में, उनका नाम बताना। हाँ अब। सबसे भादो मास चल रहा है ये। सबसे बड़ा मेला एक तो रामदेव जी का लगता है, इसके रामदेव जी का अलावा? मेला भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त डोल 11 भी अभी निकलने वाली है, 12 जिले में निकलती है। और हाड़ौती ये का मेला प्रसिद्ध है होता है? डोल मेला। ठीक है सर। हाँ, मेला होता है। हम्म। तेजा जी का स्थान है वहां पर, ये भरता है। तेजा जी का भी मेला आएगा अभी, परबसर नागौर में, वहां भरा जाएगा ये। हम्म। ठीक है सर, मेरी तरफ से चल, सवाल पूरे हुए। अब हिंदी विशेषज्ञ से आपसे सवाल करेंगे। नमस्ते सर। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है सर। मेरी आवाज़ आप तक और अभी पहुँच आपने बोला जो नहीं आई सर। रही? अभी आवाज नहीं आ पा रही आपकी। जी। आप राजस्थान के हाड़ौती अंचल से संबंध रखते हैं? हाँ जी सर। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है सर, आप अब आ रही है। राजस्थान के हाड़ौती अंचल से संबंध रखते हैं? बिल्कुल सर। मुझे बाहर जाना होगा एक। हाँ, अब आ रही है क्या आवाज़? बिल्कुल आ रही है सर, पहले भी आ रही थी पर बीच में कट रही थी थोड़ी सी। हाँ, अब मैं कह ठीक है रहा सर। आप राजस्थान के हाड़ौती से संबंध रखते हैं? हाँ। हाँ जी सर, मैं हाड़ौती। हाड़ौती में बात जी कर जी, रहा हूँ। हाड़ौती क्षेत्र में एक राजस्थान के महान साहित्यकार हुए। अच्छा, ठीक। मैं कह रहा हूँ हाड़ौती क्षेत्र में एक महान साहित्यकार, हाँ, हाड़ौती क्षेत्र में एक महान साहित्यकार हुए हैं आधुनिक युग में। उनके विषय में आपको कुछ जानकारी है? आधुनिक काल की आधुनिक शुरुआत। युग में कब की बात कर रहे हैं आधुनिक काल सर? की क्रांति के समय। सूर्यमल मिश्रण सर। जी। उनका क्या साहित्यिक योगदान? सर सूर्यमल मिश्रण ने वीर रस से ओतप्रोत बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं, बहुत अच्छा साहित्य उन्होंने लिखा है। और कुछ मुझे याद भी है उनका। सिर काट चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी, शायद इनका ही है ये, इस तरह का उनका था पूरा लिखा हुआ। ये तो इनकी नहीं है पंक्ति। नहीं है उनका? उनकी रचनाओं के नाम कुछ याद है आप? वीर सतसई एक तो।
सूर्यमल मिश्रण की। वंश भास्कर। और मुझे दो कृतियां याद आ पा रही है सर। एक रचना है जिसके विषय में कहा जाता है कि हाँ सर आवाज नहीं आ पाई तो सर आपकी। आप मानते हैं कि सुन नहीं, दौलतान से सुन नहीं पा रहा। आप एक बार लीव लगता है होके सर उनकी वापस। रेंज नहीं है। सूर्यमल हाँ मिश्रण का जो साहित्य है, ठीक है सर, तो सूर्यमल मिश्रण का राजस्थानी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है क्या, या फिर अब आ रही है क्या सूर्यमल आवाज? मिश्रण को सर मैं थोड़ी सी आ रही योगदान है के मेरी बहुत। आवाज? हाँ आ रही है सर आवाज। सर मेरी स्मृति में आ रहा है कि सूर्यमल मिश्रण का अप्रतिम योगदान है। ऐसा नहीं है कि सूर्यमल मिश्रण कोई छोटे कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं सूर्यमल मिश्रण। और राजस्थान के साहित्य में शब्द भंडार वृद्धि में, और या कहें कि वीर रस के ओतप्रोत साहित्य लिखने में उनका एक अप्रतिम स्थान है। और उनकी अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं भी लिखी हैं। और दरबारी कवि रहे वहां पर वो दिल्ली दरबार में। और किसके दरबार में थे? काफी कुछ। लेकिन मुझे ठीक ठीक उनका योगदान में इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि मैंने उनके संदर्भ में इतना अध्ययन नहीं कर पाया हूँ सर सूर्यमल मिश्रण के बारे में। बस मोटी मोटी उनकी कृतियों के नाम सुने और उनकी प्रभाव के बारे में सुना था बस, कि भाई इस तरह का इन्होंने लिखा। आज आप किस विषय में पढ़ के आए हैं? हिंदी सर साहित्य में वैसे क्या तो पढ़ा आपने? हिंदी साहित्य में लगभग सभी पे थोड़ी थोड़ी जितना कोशिश है कि ठीक ठीक समय विषय को समझ पाऊं, कंटेंट को समझने की कोशिश की है मैंने। बाकी जैसे भक्ति काल में सूरदास मेरे 5वें प्रश्न पत्र के रूप में रहा, तो उस पर भी मेरी तैयारी संतोषजनक है सर। ठीक है। ठीक। भक्ति काल की उत्पत्ति के विषय में जो मत है, आपको क्या लगता है कि भक्ति काल के युग का वास्तविक कारण क्या रहा होगा? विद्वानों के मतों को छोड़ दें, आप क्या मानते हैं? भक्ति काल की आने के संबंध में सबसे पहली अवधारणा रामचंद्र शुक्ल ने उपस्थित की। उनसे पहले ग्रियर्सन ईसाइयत की देन वगैरह बता रहे थे। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जब मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे तो निराश और हताश मन में भक्ति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं बचा था उनके पास। तो उन्होंने भक्ति का मार्ग पकड़ा। तो वो मानते हैं कि मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति का उदय हुआ। आप क्या मानते हैं? वहीं से बता रहा हूं सर मैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी संदर्भ में कहते हैं कि पारंपरिक रूप से ये आया है। तो इन दोनों के बीच से मैं जाना चाहूंगा सर कि निश्चित रूप से कहा तात्कालिक कारण के रूप में अगर स्वीकार करें तो रामचंद्र शुक्ल भी अपनी जगह उचित ठहरते हैं, क्योंकि एक बार जब कोई हमला होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी तैयारी करता है। तो हमारे पास हमारी सांस्कृतिक भावभूमि थी, उसकी हमने तैयारी शुरू कर दी। और अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो वो कहते हैं कि परंपरा से आया है। 16 आना में से 12 आना मानते हैं, तो मैं उस तरफ ज्यादा जाऊंगा क्योंकि परंपरा हमारी ही थी, विकसित हमने ही परंपरा की। का आप किस रूप में देखते हैं? परंपरा का अर्थ सर हमारी जो सांस्कृतिक चेतना जो शुरू से चली आ रही है, उपनिषदों से, वेदों से, पुराणों से, सनातन समय से जिसको हम मानते आ रहे हैं, जिस कहाँ रूप में। भक्ति के आपको कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं लक्षण? वैसे भक्ति की परंपरा सर, भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, ये उक्ति प्रचलित है कि भक्ति द्राविड़ में उदय हुई और आलवार नयनमार भक्त जो थे उनके माध्यम से यहाँ आई और रामानंद ने इसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में कबीर आदि संत हुए और फिर वो निर्गुण सगुण के रूप में भक्ति पल्लवित और पोषित हुई सर। जब द्रविड़ में आई तो उसका समय तो लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी था, तो यहाँ तो 13वीं-14वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ होती है। इतना अंतर क्यों बिल्कुल, है? ये एक परंपरा द्राविड़ से आई, धीरे धीरे विकसित हुई। पहले ये हमारे यहाँ सिद्ध साहित्य में देखने को मिली
ये तो भक्ति काल की बात कर रहा हूँ सर। भक्ति काल का जो उदय है वो आकर के होता है 14वीं 15वीं शताब्दी के अंतर्गत होता है, तो उससे पूर्व भी चल रही थी ना सर परंपरा। उसके बीच में टूटी थोड़ी, नामदेव महाराष्ट्र में आई, फिर नामदेव ज्ञानदेव वगैरह ने ये परंपरा शुरू की, उनके अंदर हम देखते हैं भक्ति की परंपरा। उसके बाद में सिद्ध साहित्य में देखते हैं हम, सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में देखते हैं, सिद्ध नाथ साहित्य से फिर कबीर में आती है सीधे परंपरा। तो परंपरा कहीं रुकी नहीं सर। जी सर, मेरे सवाल पूर्ण हुए। मैं अगले बोर्ड सदस्य को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सहज हैं सर आप? बिल्कुल सर, कौन से कालखंड से प्रश्न किए जाएं आपसे? भक्ति काल में अभी सूरदास बताया था मैंने श्रीमान को। अब आप जो पूछना चाहते हैं। नहीं, भक्ति काल के अलावा जैसे कोई पूछना चाहें। भक्ति काल के अंदर आप काव्य शास्त्र से पूछ सकते हैं और आधुनिक काल से पूछ सकते हैं, कविता क्षेत्र से पूछ सकते हैं। सर, आप काव्य शास्त्र में बताइए, आप थोड़ा सा ध्वनि सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत सबसे व्यापक सिद्धांत है। इसका बहुत व्यापक तौर से विश्लेषण किया गया है और इसके जो आचार्य हैं, प्रतिष्ठापक आचार्य हैं इसके, आनंदवर्धन, और इसकी पुनः स्थापना जो ढंग से की उन्होंने, लोगों के मतों का खंडन किया ध्वनि विरोधी आचार्यों का, और इसकी प्रस्थापना की वो मम्मट ने की। तो मम्मट को परम उसके बाद का जो मुख्य आचार्य माना जाता है जो ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करते हैं। बाकी विश्लेषण आनंदवर्धन ने कर दिया था, इसका स्थापना आनंदवर्धन के द्वारा की गई। और ध्वनि सिद्धांत ये कहता है कि काव्य में सीधे सीधे अभिधा से अर्थ नहीं निकलता है। काव्य का जी अर्थ सर। प्रतीयमान या ध्वन्यार्थ, व्यंजना में उसका अर्थ महसूस किया जाता है, वही काव्य है जिसका अर्थ व्यंजना में निकले। अभिधा सीधे सीधे अर्थ नहीं निकले, क्योंकि उसका प्रतीयमान के माध्यम से सांकेतिक हो, और उसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़े। काव्य शास्त्र में कौन कौन से आचार्य हैं जो ध्वनिवादी हैं? ध्वनिवादी आचार्य हैं एक तो मम्मट, आनंदवर्धन, दो मुख्य आचार्य हैं। जी सर। सर, एक वक्रोक्ति सिद्धांत को और थोड़ा सा बताइए आप, कि कुंतक कहते हैं कि अभिधा को विचित्र अभिधावादी कहलाते हैं, तो ये क्यों, क्या कारण है इनको विचित्र अभिधावादी कहने का? ये कुंतक जो वक्रोक्ति के मूल में अभिधा को मानते हैं और लक्षणा और व्यंजना को अभिधा में ही ये समेट लेते हैं, और ये कहते हैं अभिधा के माध्यम से ही वक्रोक्ति पैदा हो सकती है, जबकि ऐसा थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि वक्रोक्ति अगर होगी तो लक्षणा व्यंजना में ज्यादा संभव होगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अभिधा में उसको शामिल कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विचित्र अभिधावादी कहते हैं। मेरा जैसा वक्रोक्ति के भेद बताना सर, कौन कौन से हैं? वक्रोक्ति के 6 भेद किए इन्होंने। उसमें वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। जी सर। सर, आधुनिक काल में आपके प्रिय कवि कौन है? आधुनिक काल में मेरे प्रिय कवि हैं निराला। निराला। और अगर आधुनिक काल से थोड़ा साठोत्तरी के आसपास आते हैं तो समकालीन या साठोत्तरी में पूछा जाए? समकालीन साठोत्तरी में कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। लगभग सर, साठोत्तरी और समकालीन कविता में अंतर बता दीजिए, कोई दो अंतर बताइए आप। साठोत्तरी कविता वस्तुतः नई कविता के बाद की काव्य धारा है, आंदोलन है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मोहभंग का स्वर तीखे रूप में उभर करके आया, आक्रोश का स्वर दिखाई पड़ता है, और इसको कुछ विद्वानों ने अकविता की संज्ञा दी। ये कविता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कविता के ह्रास, कविता का जिस काव्य तत्व का नष्ट हो जाना, ये उन कविता आंदोलन का प्रमुख ध्येय था। वहां पर कविता ही नहीं मानी जा रही कि हम इस तरह की कविता लिख रहे हैं बिल्कुल सीधी सपाट भाषा में। वहां कविता लेखन उनका उद्देश्य नहीं है, बस भावों को संप्रेषित करना है, तथ्य को संप्रेषित करना है, वो किसी भी ढंग से सीधे सपाट रूप में। और जी सर।
और जबकि समकालीन कविता है वो समकालीन संदर्भ से जुड़ी हुई है, जिसका स्वर संयत है, संयमित है, वैविध्यमय स्वर है, और उसमें जिस तरह से कविता थी उस तरह की कविता नहीं है। वहां पर कविता के साथ पूर्णतः भाव, ये संवेदना, भाव साठोत्तरी से समकालीन कविता मतलब किस प्रकार से अलग होती है, किस प्रकार से भिन्न भिन्न दिखाई देती है? साठोत्तरी का जो समय था मैडम, ये थोड़ा संक्रमण काल का समय था। ये 1960 से 75 को समय को कुछ विद्वान समकालीन में ही गिनते हैं। लेकिन जब धारा की बात कर दी जाती है तो जो मुख्य धारा कविता के संदर्भ में अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो एक बीच में एक ऐसा आंदोलन था जो काव्य तत्व से बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो गया था, जहां पर कविता को केवल विद्रोह की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, सपाट भाषा के रूप में। लेकिन वर्तमान के जो समकालीन कविता के कोई 5 कवियों के नाम बताइए आप। समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं अरुण कमल, आलोक भंगा, विष्णु खरे, ज्ञान रंजन और राजेश सेठी। जी सर। सर, वर्तमान में विमर्श चल रहा है, नारी विमर्श और नारीवाद में क्या अंतर है? नारीवाद और मतलब स्त्री विमर्श और नारीवाद में क्या अंतर है? इन दोनों शब्दों को थोड़ा स्पष्ट कीजिए। नारीवाद शब्द मेरे सुनने में नहीं आया। नारीवाद शब्द, स्त्री विमर्श जरूर मेरे सुनने में आया। नारीवाद के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। जी सर, कोई बात नहीं, आपका साक्षात्कार मेरी तरफ समाप्त हुआ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। गोपाल जी, हाँ आवाज आ जी रही सर, है? नमस्कार। हाँ नमस्कार बिल्कुल आ रही सर। मेरी विष्णु पहुंच रही है? लीव हो जाए। विष्णु जी, मेरा हो गया? हाँ हो गया सर, आपका जा सकते हो आप। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी आवाज आ अपने रही है क्या विषय सर? में, हाँ बिल्कुल आ रही है सर। जी। अपने विषय में संक्षेप में बताइए सर। जी सर, मेरा नाम गोपाल लाल है और मैं भक्ति, शक्ति और त्याग की नगरी चित्तौड़गढ़ में निवास करता हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव भीमगढ़ में हुई और उसके बाद में स्नातक की जो शिक्षा है वो चित्तौड़ में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज से हुई थी। और एमए की शिक्षा मेरी सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से प्राइवेट छात्र के रूप में हुई। और वर्तमान में मैं व्याख्याता हिंदी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोर्दा में कार्यरत हूँ। जी सर। जी जी सर, महाराणा प्रताप जी का योगदान बताइए। जी सर, मेवाड़ का जो इतिहास है वो 1000 वर्ष का विदेशी सत्ता से संघर्ष का इतिहास है। उसमें महाराणा प्रताप का नाम जो है वो स्वतंत्रता के लिए और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वाधिक याद किया जाता है। और उसका कारण था कि बाकी जो महाराणा वगैरह थे वो महलों में रह करके युद्ध लड़ रहे थे और कोई इतनी बड़ी शक्ति से वो नहीं टकरा रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप जो है अकबर जैसे एक महान शक्ति से वो टकरा रहे थे। और आजादी के लिए उन्होंने महल इत्यादि वगैरह ये सब छोड़ करके घास की रोटियां खाना, चट्टानों पर सोना, इस प्रकार के कष्ट सहन किए और जनता के बीच में रह करके उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए उनको स्वतंत्रता के लिए याद किया जाता है, स्वाभिमान के लिए याद किया जाता है। जी जी, आपने अभी घास की रोटी खाने की बात की, एक कविता भी लिखी गई है राजस्थानी में जिसमें इस घास की रोटी का जिक्र आता है। जी सर। हाँ, कन्हैयालाल कौन है उसके? कन्हैयालाल सेठिया ने ये कविता लिखी है और इसका शीर्षक पीथल और पाथर है, जिसमें कुछ 2-4 पंक्तियां मैं सुना सकता हूँ। जी जी। अरे घास री रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बेरारो खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी जी, जी। घाटी। जी हाँ, बहुत अच्छा गाया आपने।
सर अभी आप शिक्षा विभाग में कार्यरत है। जी सर। नई शिक्षा नीति आई है, पढ़ा है आपने? हाँ जी सर, मैंने संक्षिप्त नोट्स रूप में जो कुछ यूट्यूब वगैरह पे आई उसको पढ़ा है, विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा सर। चलो, इसका जो मसौदा आया है जी सर। नई शिक्षा नीति का, उसका अध्ययन करने के लिए राजस्थान में एक कमेटी बनी थी। पता है किसकी अध्यक्षता में बनी है वो? जी सर, मुझे माफ करें, ध्यान नहीं आ रहा है। जी जी, कोई बात नहीं। नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? जितना कुछ पढ़ा है आपने वो बताइए, उनमें से जी मुख्य सर, मुख्य बातें जो नई आपको अच्छी बातें हाँ लगी। जी सर, नई शिक्षा नीति में एक तो जो प्रारंभ का स्तर है वो 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष, उसके बाद में 4 वर्ष, इस प्रकार से ये विभाजन किया है। यानी पहली कक्षा से पहले 3 वर्ष, उसके बाद में पहली और दूसरी यानी 5 वर्षीय हो गए। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी का एक स्तर है, छठी, सातवीं, आठवीं का एक स्तर है, और फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का एक स्तर है। तो इस प्रकार से स्तर बनाए गए हैं। और छठी से छठी, सातवीं, आठवीं में वोकेशनल शिक्षा का प्रावधान रखा गया। हुनर आधारित या कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रम भी इसमें चलेगा। और कॉलेज शिक्षा में कुछ परिवर्तन किए गए। पहले ऐसा होता था कि जैसे फर्स्ट ईयर कर लेने के बाद में यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण से आर्थिक या और कोई मजबूरी के कारण से छोड़ देता था और वापस पढ़ना चाहता था तो उससे फिर पढ़ना होता था फर्स्ट ईयर को। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब फर्स्ट ईयर कर लेगा उसके बाद अगर वो कोई और काम करने लग जाएगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सेकेंड ईयर में फिर डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर में डिग्री मिल जाएगी। इस प्रकार के कुछ परिवर्तन कॉलेज शिक्षा में किए हैं। और ये जो फैकल्टी जो सिस्टम था इसको समाप्त कर दिया। कोई भी गणित के साथ में हिंदी पढ़ सकता है, इतिहास पढ़ सकता है, केमिस्ट्री पढ़ सकता है, कोई भी विषय इस प्रकार से लेकर के पढ़ सकता है। और विदेशी जो संस्थान है, विश्व की जो 100 विदेशी टॉप संस्थान है उनको भी भारत में अपनी ब्रांचेज खोलने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार के कुछ प्रावधान, और मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान इसमें किया गया है। सर ये ये कुछ प्रारंभिक है या प्राथमिक है, मातृभाषा वाली जो बात कर रहे हो आप? प्राथमिक 5वीं तक की कक्षाएं। जी अच्छा, 8वीं तक भी है सर? वैसे भी सही हो जी। सर। हाँ, अपने अभी महाराणा प्रताप के बारे में बात चल रही थी। महाराणा प्रताप के ऊपर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है उनमें से कुछ का नाम बता सकते हो आप अपने, जी या सर, कविताएं वगैरह जो भी हो? वो जी कविता थी पाथल और पिथल, उसको छोड़ के। जी सर, एक अपने छायावाद के जो बड़े कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने पेशवाला की प्रतिध्वनि लिखी है। और एक श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी लिखी है, जो एक महाकाव्य है। ये दो मुझे अभी ध्यान में आ रही, और भी पुस्तकें लिखी गई लेकिन अभी मुझे दो ही ध्यान में आ जी जी। राजस्थानी जो भाषा है उसमें रही। जी राजस्थान के लेखक नए नए काम कर रहे हैं। उनका किसी का जो वर्तमान में राजस्थान में लिख रहा हो, दो चार लेखकों का नाम बता सकते हैं? अ, वर्तमान में राजस्थानी में लिखने वाले तो वर्तमान में मुझे क्षमा करें सर, ध्यान में नहीं आ रहा है। बाकी तो कन्हैयालाल सेठिया वगैरह, ये पहले विजय दामदे था, ये पुराने नाम तो मुझे ध्यान में आ रहे हैं। जी जी। कोई साहित्यिक तरीका वगैरह पढ़ते हैं? जी सर, मैं हंस पत्रिका मंगवाता हूँ, ये पढ़ता हूँ। और एक मेरे यहीं से निकलती है चित्तौड़ से, मीरायन, वो भी मैं कभी कभी मंगवाता हूँ, पढ़ता हूँ। एक चित्तौड़ के ही हैं सर, पल्लव जी, वो पत्रिका निकालते हैं। जी सर, एक बनास जन पत्रिका निकलती है, वो कभी कभी भिजवा देते हैं, कभी आते हैं तो साथ में भी लेकर के आते हैं। वो भी मेरे पास में कुछ उसके रखे हुए अंक कपासन के हैं पल्लव जी। और एक बड़े आलोचक हैं अभी इन दिनों में, उभरते हुए आलोचक है, नवयुवक आलोचक, और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। जी। आजकल जो जैसे पल्लव जी है, वैसे ही एक दो और आलोचक है जो उभरते हुए और अच्छे आलोचक है, उनका नाम बता सकते हो? एक माधव जी हाड़ा का नाम और मुझे ध्यान में आ रहा है। दुर्गा प्रसाद जी भी हैं, जी दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल। ये कुछ दो जी तीन नाम नए जो हैं ध्यान में आ रहे हैं।
ठीक है सर, मेरी तरफ से आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, बहुत अच्छा रहा यहाँ जी तक का आपका सफर। जी सर, धन्यवाद। मैडम आप आ जाइए, अगर दौलतान जी भी नहीं है तो। आ गए। उपलब्ध तो हूँ। सर जी सर, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी क्लियर आ रही है आवाज आ सर। रही? जी जी सर, विष्णु जी का जब हो रहा था तब क्लियर नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। जी, आप हिंदी के किस विषय या किस कालखंड पर आज अध्ययन करके आए? जी सर, मैं छायावाद को थोड़ा बहुत पढ़ कर गया हूँ सर। जी, आवाज आ रही क्या सर? छायावाद क्या है? जी सर। इस शब्द की व्याख्या, जी जी, इस सब छायावाद शब्द की व्याख्या कीजिए, क्या है ये? जी, छायावाद से अर्थ है कविता के जो मूल अर्थ है वह अर्थ नहीं होकर के उसका अन्यर्थ निकलता है, लाक्षणिक अर्थ निकलता है, यानी उसकी छाया कहीं और जाके पड़ती है, वो छायावाद है। जैसे पेड़ होता है और पेड़ की छाया कहीं और जाकर के पड़ती है, उसी प्रकार से जो कविता लिखी जाती है उसका अर्थ कोई अलग ही निकलता है। जैसे छाया थोड़ी अस्पष्ट होती है, वैसे उसका अर्थ भी अस्पष्ट होता है, लाक्षणिक होता है। सर आवाज आ रही मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सर। छायावाद की कविताओं में ये किस प्रकार है जो आप परिभाषा बता रहे हैं, इसको जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है मेरी काफी आवाज? देर। हाँ, अब जस्ट आ रही है सर, जस्ट आ आवाज रही है, आ रही काफी है? देर से नहीं। हाँ जी, आ रही है सर, अब आ रही है सर। जी सर, प्रश्न पूछिए। शायद दिक्कत हो रही है सर, मेरे आवाज आ ही नहीं रही अब। दौलतान जी के नेटवर्क का मैं एक बार, ममता मैडम आप जुड़े, फिर अशोक जी सहज हो तब अशोक जी। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार मैडम। सर ले लें या फिर मैं लूँ या सर दौलतान सर ले? देखिए, अगर आवाज आ रही ये है तो दौलतान जी की आवाज मुझे बहुत देर बाद आ रही है और कट कट करके आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आप इधर आप ले लीजिए ममता जी। चलो ठीक है सर। जी जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर छायावाद से क्वेश्चन किए जाए आपसे फिर? हाँ जी सर। जी मैडम। सर दो शब्द आते हैं, छायावाद और रहस्यवाद, दोनों में अंतर बताइए सर। जी मैडम, रहस्यवाद जो है ये अद्वैत से संबंधित है और इसमें आत्मा और परमात्मा के विषय में जो अज्ञात है उसके बारे में जिज्ञासा प्रकट की जाती है, वो रहस्यवाद है। जबकि छायावाद जो है इसमें भाषा लाक्षणिक रहती है, इसलिए यहाँ पर रहस्यवाद आ जाता है, जबकि इसका विषय आत्मा और परमात्मा से नहीं है, लाक्षणिक जी अर्थ सर। निकलता है। जी सर जैसे छायावाद की आप परिभाषा देना चाहोगे तो क्या परिभाषा दोगे अपनी तरफ जी। से? जी, मेरी तरफ से परिभाषा अगर मैं देना चाहूँ तो प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का स्वानुभूतिमय सूक्ष्म अभिव्यक्ति जो है वो छायावाद है। जी सर। सर आप जैसे छायावाद नाम ज़्यादा उचित रहेगा, इसके लिए स्वच्छंदावाद नाम ज़्यादा उचित है? जी, स्वच्छंदतावाद के स्थान पर छायावाद ही मुझे थोड़ा ठीक लगता है। स्वच्छंदतावाद जो है वो एक पाश्चात्य धारा रही है, उसमें और छायावाद में थोड़ा अंतर है, उसका प्रभाव जरूर है स्वच्छंदतावाद का,
लेकिन सर उसकी ये तुलना में मुझे अंतर जो आप छायावाद ठीक बता रहे लगता है। हो इसमें कोई 2 अंतर बताइए, पाश्चात्य स्वच्छंदवाद में और छायावाद में। जी मैडम, पाश्चात्य स्वच्छंदतावाद जो है, एक तो ये 18वीं सदी में चला था और जी कालगत अंतर है, और ये जो है अपना हिंदी साहित्य का जो छायावाद है, ये 1918 से 36 तक चला था। तो एक तो कालगत अंतर है, और दूसरा जो स्वच्छंदतावाद जो है वह पाश्चात्य देशों में यानी यूरोपियन देशों में साम्राज्यवादी शक्तियों और उसके समर्थित जो रूढ़ियां थी उसके खिलाफ आया था। जबकि ये छायावाद जो है ये साम्राज्यवाद, सामंतवाद, काव्य रूढ़ियां इत्यादि सबके खिलाफ चला था। तो तो कई सर धाराओं अगर में चला है। इनमें दोनों में समानता बताई जाए तो दोनों में समानता क्या होगी? दोनों में समानता की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि वहां पर ये सामंतवाद के खिलाफ आया, तो सामंतवाद का विरोध यहाँ पर भी था, और जी काव्य रूढ़ियों के खिलाफ जो था, तो यहाँ पर भी काव्य रूढ़ियों से स्वच्छंदता की बात, मुक्ति की बात यहाँ पर की गई। जैसे छंद की मुक्ति की बात है, नारी मुक्ति की बात है, राष्ट्र की मुक्ति की बात है। सर छायावाद के प्रिय कवि कौन से हैं आपके? छायावाद के प्रिय कवि जो मेरे हैं वो निराला हैं। जी सर, निराला। निराला की काव्यगत विशेषता बताना। जी, निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं एक तो, और दूसरा इनकी भाषा जो रही है तत्सम संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान रही है, और इन्होंने महाकाव्य नहीं लिख करके मुक्तक रचनाएं अधिक लिखी है, और ओज और औदात्य के कवि और विरोधों के सामंजस्य करता ये कवि कहलाते हैं। सर इन्होंने एक बात कही है कि मैं इन्हीं से बलिवर्दों की पूंछ मरोड़ देता हूँ, तो किसके बारे में ये संकेत करते हैं? एक कथन बलि आता है इनका। जी मैडम, मैं एकदम इसमें स्पष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जी मुझे लगता है कि ये जो उस समय के जो आलोचक थे, नाम तो इन्होंने नहीं लिया, लेकिन रामचंद्र शुक्ल वगैरह शायद इनके लिए इन्होंने कहा है, जो छायावाद का विरोध करते थे, उनके लिए लिखा है। जी जी सर। सर आप इसकी निराला की समानता शायद उससे मतलब नागार्जुन से जोड़ी जाती है, तो किस संदर्भ में जोड़ी जाती है? दोनों में क्या जी, समान विशेषताएं पाई जाती हैं? प्रगतिशील चेतना के संदर्भ में निराला जी की नागार्जुन से समानता जोड़ी जाती है। अ, इन्होंने, निराला जी ने जैसे वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक इत्यादि कुछ जो कविताएं लिखी है, कुकुरमुत्ता, तो ये प्रगतिशील चेतना की कविताएं थी, और नागार्जुन भी प्रगतिशील चेतना के श्लाघा पुरुष माने जाते हैं। सर प्रगतिशील है प्रगतिवादी? प्रगतिवादी ज्यादा ठीक है। तो क्या अंतर है प्रगतिवादी, दोनों शब्दों में, प्रगतिशील और प्रगतिवाद में? ये प्रगतिशील शब्द जो है वो जब भी कोई कवि नया करता है या इहलौकिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क के साथ बात करता है, तो वो प्रगतिशील होता है। वो हर युग का कवि उसमें प्रगतिशील हो सकता है, लेकिन प्रगतिवादी जो कवि है वो मार्क्सवाद की अवधारणा को लेकर के रचनाएं करता है, वो प्रगतिवादी है। सर एक जैसे अंत तक एक कवि रहे हैं छायावाद के, कौन से हैं जो छायावादी अवधारणा को लेकर के ही लिखते रहे? जी, मेरे ख्याल से जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावाद में ही रहे। नहीं, जयशंकर प्रसाद के अलावा, जयशंकर प्रसाद तो 37 में निधन हो गया था। महादेवी वर्मा भी छायावादी ही रही है। ये सर बाकी निराला कवियत्री है, और मैंने कभी पूछा आपसे, ये कवियत्री रही थी सर। जी जी मैडम, तो मैं फिर मैं नहीं बता पाऊंगा चलो मैडम। कोई बात नहीं सर। सर मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। जी धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप। जी धन्यवाद। हाँ अशोक जी आप सहज हो तो आप जुड़ जाओ, सुमेरदान जी की आवाज सही नहीं आ रही। जी सर नमस्ते। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा वो नेटवर्क की दिक्कत थी, कोई साई साई की आवाज आ रही थी। मैडम जब प्रश्न पूछ रहे थे थोड़ा डिस्टर्ब महसूस कर रहा था। अच्छा, अब ठीक है? हाँ अभी एकदम क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक सर। काव्य शास्त्र में से पूछे क्या? जी
हाँ सर, तो संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में दो समानताएं, दो विषमता बताइए सर। जी, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद, अगर इनकी समानता की बात करें तो दोनों का ही आधार भाषा विज्ञान है, और दोनों ही कृति को महत्व देते हैं, कृतिकार को महत्व नहीं देते हैं। और असमानता की अगर बात की जाए तो संरचनावाद जो है ये कृति को समग्र रूप से देखता है, समग्र रूप से उसकी समीक्षा करता है, जबकि उत्तर संरचनावाद जो है ये उसको खंड खंड करके देखता है, जो भाग दबा रह गया उसको उभार करके लाने का प्रयास करता है। अच्छा अच्छा, तो संरचनावादी कोई दो आलोचक के नाम सर। संरचनावादी आलोचक संसूर का नाम मुझे ध्यान में आ रहा है। अच्छा जी, एक ही ध्यान में आ रहा है। अच्छा, ठीक है सर। तो इलियट का वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत क्या है सर? जी सर, इलियट ने वस्तुनिष्ठ सिद्धांत दिया था, और उनका ये कहना था कि कवि जो कल्पना करता है उसके जो भाव होते हैं वो अमूर्त होते हैं, और पाठक और कवि के बीच में उन अमूर्त भावों को पहुंचाने का कोई माध्यम होता नहीं है, कोई ऐसा धरातल होता नहीं है। तो फिर वो वस्तु, स्थिति, घटना श्रृंखला, बिंब, प्रतीक आदि का सहारा लेकर के और अपनी बात को, अपनी अनुभूतियों को पाठक तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और ये वस्तु, स्थिति, घटना श्रृंखला, बिंब, प्रतीक जो होते हैं, इस भावभूमि पर ये दोनों ही एक जैसा अनुभव करते हैं। ये वस्तुनिष्ठ समीकरण है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इलियट ने एक जगह कहा कि व्यक्तित्व का पलायन है कविता, तो जी, ये कैसे समझाइए? व्यक्तित्व का पलायन से अर्थ है वो निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत दिया था उन्होंने, उसमें उन्होंने ये बात कही कि कविता जो है व्यक्तित्व से पलायन है। यानी कवि जो है वह समाज की अनुभूतियों को अपनी कल्पना और अपनी संवेदना से आयत करता है और अपनी अनुभूतियां बनाता है, उसके बाद में उसको इस प्रकार से अभिव्यक्त करता है कि फिर उसका व्यक्तित्व उसमें कहीं नजर नहीं आता। होता तो है कम मात्रा में, लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से वो अभिव्यक्त करता है और अपने व्यक्तित्व को उसमें से निकाल कर रख देता है, विषय वस्तु पे ही विशेष ध्यान देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत क्या है? जी, रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत जो है, उन्होंने उसमें ये कहा कि जिससे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है वही उसके लिए मूल्य है। उसमें नैतिकता और अनैतिकता का ऐसा कोई विषय नहीं होता। किसी की संतुष्टि मदिरालय से हो सकती है तो किसी की मंदिर से हो सकती है। तो जो संतुष्टि जिसको व्यक्ति को होती है वही उसके लिए मूल्य है। और ये मूल्य सिद्धांत जो है व्यक्ति परक है, साधारण इसका साधारणीकरण नहीं है। हर व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। अच्छा, बिल्कुल। आगे सर ये बताइए कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? अक्षर और वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, और अक्षर जो होता है वह मौखिक इसको कह सकते हैं, यानी एक स्पोर्ट में जो बोला जाता है वह अक्षर होता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखें तो जो स्वर सहित क होता है वो तो वर्ण, या स्वर सहित जो क होता है वो अक्षर होता है, जबकि स्वर रहित जो क होता है वो वर्ण होता है। अच्छा, निश्चित हो आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर। ठीक है सर, मेरी तरफ से प्रश्न पूरे होते हैं। आपका जी सर, धन्यवाद। साक्षात्कार अच्छा रहा।